है खालिस्तान? क्यों कुछ लोग सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं? खालिस्तान एक ऐसा शब्द है जो भारत में एक सेकंड पार्टीशन करवा सकता है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में कुछ ऐसी ही डेवलपमेंट हुई है जिससे 1980 का यह डेंजरस शब्द उभर कर वापस आ गया है। और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? और हाँ, खालिस्तान का पंजाबी सिंगरों के साथ क्या कनेक्शन है, उनका क्या लेना देना है, हम जानेंगे ये सारी चीजें एक एक करके विस्तार से इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की वीडियो आज तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल वीडियो हो, लेकिन यह वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। वीडियो के अंत में काफी इम्पोर्टेंट मैसेज भी है जो हर इंडियन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब सबसे बेसिक सवाल आता है कि आखिर व्हाट इज खालिस्तान? आखिर खालिस्तान है क्या? तो पंजाब को वहाँ के जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान का नाम दिया था। जगजीत सिंह चौहान 1969 में पंजाब से ब्रिटेन चले गए थे। वहाँ उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना भी की, जो कम्युनिटी अभी भी ब्रिटेन और कनाडा में कई सारी मौजूद है, जिससे वहाँ पर कई खालिस्तानी समर्थक भी मौजूद हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर इसका पास्ट क्या है। 1929 में पंजाब को अलग देश बनाने की मांग उठी थी, जिससे आज़ादी के बाद पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ था। 1980 के दशक में इस आंदोलन के कारण पंजाब हिंसा से जल उठा था। पिछले हफ्ते पंजाब के पटियाला में खालिस्तान समर्थकों और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। सोमवार को हिमाचल में खुद को आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया इंचार्ज बताने वाले हरप्रीत सिंह बेदी ने खालिस्तान के समर्थक में कई सारे ट्वीट किए थे। लेकिन ये खालिस्तान आखिर है क्या, जिसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है? इसकी कहानी शुरू होती है दोस्तों 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस की इस मांग का तीनों समूहों ने विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम समूह था, दूसरा समूह था भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह, और तीसरा समूह था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बन गया। इससे पंजाब भी दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और दूसरा हिस्सा भारत में रह गया। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग प्रदेश की मांग की और तेज कर दी। इस मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। दोस्तों, पंजाब में पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे डार्क पास्ट की याद दिलाता है। दोस्तों, ये है अमृतपाल सिंह। आज से कुछ साल पहले आपने इनका नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज से कुछ महीने पहले यह इंसान पंजाब का एक बड़ा लीडर बनकर उभरा था, जिन्हें लोग भिंदरवाला 2.0 कहते हैं, जिन्होंने वारिस पंजाबी के नाम से एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन गए अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह खुद को एक प्रो खालिस्तानी लीडर कहते हैं। हुआ ये कि अमृतपाल सिंह के एक दोस्त को पंजाबी पुलिस ने किडनैपिंग के केस में अरेस्ट किया था। इस अरेस्ट के अगेंस्ट उनके सैकड़ों सपोर्टर्स पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर तोड़फोड़ कर पुलिस स्टेशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उनके साथ नेगोशिएट किया और ये इंश्योरेंस दिया कि वह लवप्रीत सिंह को रिलीज कर देंगे। खालिस्तानी सपोर्ट करने वालों ने खुल्लम खुल्ला ये भी कह दिया है कि जो हाल हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का हुआ था, वो हमारी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। ये एक काफी डेंजरस सिचुएशन है और यह हमें पंजाब के डार्क पास्ट की याद दिलाता है। हाँ, तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे खालिस्तान के पास्ट की। 1914 तक ब्रिटिश आर्मी के 75% लोग सिर्फ 3 एरिया से आते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब और नेपाल। भाषा के बेसिस पर होने वाला यह डिवीजन लोगों के मन में एक डर पैदा करता गया कि जो भाषा का डोमिनेंस होगा वही भाषा बोलने वाले लोगों के लिए बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उन्हें ज्यादा हक होंगे। 1947 में हमारा भारत कैसा होगा, स्टेट्स किस बेसिस पर बनेंगे, ऐसे कई सवाल हमारे सामने थे। तभी पंजाबी मूवमेंट में एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाने की मांग सामने आती है। इससे पंजाब 1966 में 3 हिस्सों में बट गया, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, जहां हिंदी स्पीकिंग हिंदू मेजॉरिटी थी, और पंजाब, जहां पंजाबी स्पीकिंग सिख मेजॉरिटी थी। लेकिन 1971 एक काफ़ी इंटरेस्टिंग साल था। पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हुए और बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश वॉज पाकिस्तान बिग ह्यूमिलिएशन एंड दैट टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने यह शपथ ली कि भारत से बांग्लादेश का बदला जरूर लेंगे, भारत की धरती से भी एक बांग्लादेश काट कर रहेंगे। 1971 में पहली बार खालिस्तान इस शब्द का इंटरनेशनली इस्तेमाल हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के एडवर्टाइजमेंट में ये एड वॉशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी ने ही दिया था। लेकिन लॉजिक क्या है? पाकिस्तान के लिए खालिस्तान इम्पोर्टेंट क्यों है?
क्योंकि वह पाकिस्तान और भारत के बीच एक बफर का काम करता है। पाकिस्तान में आने वाले दरिया पंजाब से होकर गुजरते हैं, तो खालिस्तान से नेगोशिएट करना इंडिया से नेगोशिएट करने से ज्यादा आसान होगा, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। प्लस यह पाकिस्तान के लिए एक विक्ट्री होगी, क्योंकि भारत ने भी बांग्लादेश की मदद की थी। खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, ऐसा बार बार इसलिए लगता है क्योंकि जब भी आप खालिस्तान का मैप देखते हैं तो वहाँ कभी भी पाकिस्तान साइड के पंजाब को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। मीनवाइल इंडिया में क्या हो रहा था? 1967 में अकाली दल ने जम्मू और कश्मीर के आर्टिकल 370 की तरह पंजाब के सिख लोगों के लिए भी एक स्पेशल स्टेट की मांग की। 1973 में उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन्होंने कई सोशल इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स के साथ साथ सिख सुप्रीमेसी की भी डिमांड की। और तभी एक नया लीडर सामने आया, जनरल सिंह भिंद्रवाला। उन्होंने पंजाब के युद्ध को रेडिकलाइज करना स्टार्ट किया और एक सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत की। नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। शुरुआती दिनों में उन्होंने फोकस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की डिमांड पर किया, पर आगे जाकर उनके एक्शन एक्सट्रीमिस्ट होने लगे। उन्होंने एक मिलिट्रेट और रेडिकल वर्जन ऑफ सिखिज्म को प्रमोट किया और पंजाब की सबसे वायलेंट पीरियड को शुरू किया। उन्होंने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स शुरू की, किडनैपिंग, स्मगलिंग, कार्ड स्नैचिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। कई लोग थे जो इसको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उन्हें एक्सट्रीमिस्ट ने नहीं छोड़ा। 1980 में इस मूवमेंट की वजह से 22,000 जाने गई, जिसमें 12,000 सिविलियन शामिल थे। भिंडरावाला ने जबरदस्ती गोल्डन टेम्पल में अपना अड्डा बना लिया और यहाँ पर हथियार और गोलियां छुपाने लगा। 6 जून 1984 को हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया और इस आतंकवादी को मार गिराया, लेकिन इसमें कई सिविलियंस कैजुअलिटी भी हुई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टोटल कैजुअलिटी 3,000 से भी ज्यादा थी। कुछ ही महीनों बाद इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी गई और ऑफिशियल फिगर कहता है कि इस राइट में 35,000 जाने गई, लेकिन इंडिपेंडेंस रिसर्च कहती है कि 8,000 से 17,000 इतना है। 2011 में ह्यूमन राइट्स वॉच राइट ने रिपोर्ट किया है कि भारत ने उन लोगों पर अभी तक एक्शन नहीं लिया है जो इन राइट्स के लिए जिम्मेदार थे। इसका ये असर हुआ कि कई लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में बस गए और उन्हें विश्वास हो गया कि भारत में उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। आज हमें स्टेट और सेंटर में कोऑपरेशन की जरूरत है। खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, वह खुद को भारत का हिस्सा मानते हैं और वह भारत का हिस्सा है भी। जनरल विपिन रावत सर ने कहा था कि भारत को एक 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा, जहां हमें डेंजर सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी होगा। We need to remember that ships do not sink because of the water around them. Ships sink because of the water gets into them. अब दोस्तों आप लोग खालिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि खालिस्तान और पंजाबी सिंगर्स का क्या कनेक्शन है। AP ढिल्लन, दिलजीत दोसांझ, शुभ, जैसी बी, हार्डकोर, अफसाना खान, बी प्राक, ये सभी टीवी सिंगर्स कहीं ना कहीं खालिस्तानी लिंक्स हैं। चलिए दोस्तों इन्हीं लिंक्स को अब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं और ये भी जानते हैं कि इन सिंगर्स को इन ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिलता है और ऑफ कोर्स उन ऑर्गेनाइजेशन को इन सिंगर्स से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इंद्रपाल मूंगा का डाकू सॉन्ग आज इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इंडियंस नहीं जानते हैं कि यह सॉन्ग खालिस्तानी सेपरेटिज्म सपोर्ट कर रहा है कि मैं डाकू एक नंबर दा और मेरी एक जीप के बदले में मैं 2 ले लूंगा। सिमिलरली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन किसकी स्टेटमेंट्स हैं आप जानते हो? ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर जैनाल सिंह भिंडराल की लाइन्स हैं। मैं डाकू एक नंबर दा एक जीप खड़ी मेरी थाने दे विच बदले ते मैं 2 लेना। मैं रिया ते तां भी जीप लेनी है, पर चेता जरूर रखो भी एक जीप दियां 2 लेनियां। इनफैक्ट इस सॉन्ग में भिंडराल का ओरिजिनल स्पीच भी प्ले किया गया है। अब भी वीडियो को ध्यान से सुनना। अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी, दिस इज फॉर यू। 15 देशों च असीं खालिस्तान दा झंडा चढ़ावांगे। ये है हार्डकोर जो लॉन्ग द लश्कारा 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है जैसे फेमस गाने की सिंगर हैं। इनके राइट में खड़े हैं गुरपत सिंह पन्नू, बैंड खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन सिख फॉर जस्टिस के चीफ। इंडिया में पंजाबी सॉन्ग्स का कितना मेजर वेव आया है। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज, बट प्रॉब्लम ये है कि जाने अनजाने में सॉन्ग सुनते टाइम आम जनता खालिस्तानी एजेंडा प्रमोट कर रही है और इस एजेंडा से इन्फ्लुएंस भी हो रही है। और अब हम आपसे एक ऐसी बात बोलने जा रहे हैं जिसे सुन के आप भी चौंक जाएंगे कि किसी को भी ना ही पंजाब से फर्क पड़ता है ना ही खालिस्तान से। यह पूरा खालिस्तान का मुद्दा एक तरीके से बुना गया है। ये पूरा खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान के आड़ में अपने इलीगल कांड कर रहे हैं।
इससे वो लोग खुद का पर्सनल मोटिव पूरा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पंजाब की आम जनता को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस वीडियो को अभी लास्ट तक देखिएगा, वरना आपको हाफ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बिकॉज हाफ इन्फॉर्मेशन इज इवन मोर डेंजरस देन नो इन्फॉर्मेशन। आफ्टर ऑल ये बात भी हमारे देश की है। तो देखो, हमारे देश में खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले दो टाइप के सिंगर हैं। पहले जो खुला बोलते हैं कि हाँ हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, सो हाई सरकार, सेम बीफ या गाने आपने जरूर सुने होंगे या फिर शायद ना सुने हो, पर इनमें 200 से 700 मिलियन व्यूज हैं। ऐसे सॉन्ग के फेमस प्रोड्यूसर बिग बर्ड ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल में अपने बायो में लिखा #I'm पंजाबी नॉट एन इंडियन, जिन्हें मेरा दिल लुटिया यह सॉन्ग भी वर्ल्ड फेमस है। और इसके सिंगर जैसी बीबी खालिस्तान के ओपन सपोर्टर हैं। 3 साल पहले उन्होंने अपने पुत्र सरदार दे नाम का एक गाना रिलीज किया था। पहले तो इस सॉन्ग का पूरा थीम खालिस्तानी मूवमेंट को ही सपोर्ट करता है, मतलब जैसी के शर्ट से लेकर बैकग्राउंड में हर जगह भिंडरवाला की तस्वीरें हैं और गाने की वीडियो में भी भिंडरवाला का स्पीच प्ले हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि सिख के लिए एक सेपरेट खालिस्तानी नेशन बनना चाहिए। ऐसे ही हार्डकोर भी थी जो खुल्लम खुल्ला गवर्नमेंट की खालिस्तानी मूवमेंट के अगेंस्ट चैलेंज भी दिया था उन्होंने कि अगर मोदी जी और अमित शाह में दम है तो उनसे जाकर रिंग में 1 to 1 फाइट करके बताएं। अमित शाह, मोदी, एनीवन, कम अलोन विद मी इन द रिंग। आई नो थोड़ा वियर्ड है, पर इनके जैसे सभी सिंगर्स ओपनली खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर बाकी दूसरे तरीके से ऑपरेट करते हैं। मतलब देश में और मुद्दों की आड़ में खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट किया जाता है। दिलजीत दोसांझ जो एक फेमस सिंगर है, उनके और कंगना के बीच में एक बार फेमस ट्विटर वॉर चला, पर वह सब तो एक जगह, बट लास्ट में कंगना जी ने कहा कि दिलजीत एक बार साफ साफ कह दें कि वह खालिस्तानी सपोर्टर नहीं है तो वह दिलजीत से सबके सामने माफी मांग लेंगी। मगर दोस्तों, हैरानी की बात तो यही है कि उसके बाद से दिलजीत का एक भी ट्वीट नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं दिया। उल्टा दिलजीत का एक सॉन्ग आया अट्टवादी। यह एक ऐसा सॉन्ग था जिसमें गवर्नमेंट को खुली खुली धमकी दी गई थी कि जिन्हें तुम टेररिस्ट बुला रहे हो, अगर वह टेररिस्ट बनने पर आ गए ना तो तुम यानी गवर्नमेंट से कहते हुए कि गवर्नमेंट इसे हैंडल भी नहीं कर पाए। किसान लाके ताला आ गया, अब मगदे होए लहू नूं उबाला आ गया, खुंगड़े ने अज ते भाग दलिए। इसी इवेंट के आसपास 2020 में दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम लाइव में खालिस्तानी SFJ के पन्नू सिंह को भी ओपनली सपोर्ट किया था। ओपनली इस लाइव स्ट्रीम में उन्होंने यूथ को हथियार बनाकर कहा था कि उन्हें ब्लू स्टार का बदला लेना चाहिए। यहाँ तक कि दिलजीत का एक कंसर्ट भी ISI के एक मेंबर द्वारा विदेश में हैंडल किया गया था, जिसे बंद कराने की मांग थी। पर दिलजीत अकेले नहीं है, ऑफ कोर्स और भी सिंगर्स हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट करते हैं। इनमें अफसाना खान, मनिक उलैक, निशान भुक्कर, जस बजवा ने उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान फार्मर एंथम रिलीज किया था, जिसकी लिटरली लिरिक्स ये कह रहे थे कि गाँव के लड़कों तुम देख रहे हो, तुम दिल्ली आओ क्योंकि पंजाब दिल्ली में मर रहा है। तो इसी साल दिल्ली में ही 15 अगस्त से पहले एक फेमस सिंगर AP ढिल्लन ने भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज की। उन्होंने एक ऐसा जूता पहना जो तिरंगे को रिजेंबल कर रहा था, पर हो सकता है कि ये ऑनेस्ट मिस्टेक हो, पर इसके बाद उन्हें काफी ज्यादा हेट भी मिली। पर उन्होंने वह फोटो इंडिपेंडेंस डे के 2 से 3 दिन बाद डिलीट की। कई सारे न्यूज आर्टिकल्स के हिसाब से ढिल्लन को ऐसा करने के लिए सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन SFJ ने प्रेज भी किया था और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट भी किया था कि AP ढिल्लन खुद एक खालिस्तानी सपोर्टर है। आप इन सभी सिंगर्स की यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, उनकी वीडियो थंबनेल में आपको कहीं ना कहीं खालिस्तानी सेपरेटिज्म का सपोर्ट दिख ही जाएगा। नाउ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि खालिस्तानी एजेंडा तो सिर्फ एक चादर है, इसकी आड़ में ये लोग दूसरे इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि इनके बीच के लिंक्स क्या हैं। देखो, एक चीज है जो आपको ऑलमोस्ट सारे पंजाबी सॉन्ग्स में मिल जाएगी, वह है गन कल्चर को प्रमोट करना। शुभ को हाल ही में इंडिया में आने से बैन किया गया था। उसका पहला सॉन्ग था वी रोल इन, जिसके यूट्यूब पर 207 मिलियन व्यूज हैं। काली कार साडे मैटर च आउंदी ना पुलिस बल्लिए, जट गैंग नहीं बनाउंदे गैंगा रन करदे, पैपण रखिया चढ़दे तो चढ़दे। उस गाने के लिरिक्स यह कहते हैं कि मेरे पास 32 बोर यानी गन है और हमसे पुलिस भी डरती है क्योंकि जात गैंग रन करते हैं और वेपन्स भी रखते हैं। अब यह समझते हैं कि यह सब प्रमोट करके इनको क्या फायदा होता है। वेल, इनका फायदा है क्योंकि पंजाब में अलग अलग गैंग्स का अलग अलग सिंगर्स के साथ कनेक्शन वर्क करता है, जिसको बैक करने के लिए खालिस्तानी को प्रोपोगेट किया जाता है। अगर इसे आसान भाषा में बोले तो खालिस्तानी अपना पैसा इन ग्रुपों से कमाकर कुछ लोगों को ट्रेनिंग देने में लगाते हैं, जिससे वह उनको इंडिया में अटैक करने के लिए भेज सकते हैं। जैसे हाल
हाल ही में 10 मई 2022 को पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में बॉम्बिंग की थी। ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के अलग अलग गैंग्स के साथ में एसोसिएट होते हैं और ये सारी गैंग्स पंजाब में अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज करके पैसा कमाते हैं और उस मनी को खालिस्तानी एक्टिविटीज के लिए डिप्लॉय करते हैं या फिर खालिस्तानी जनता से बचकर अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। इसीलिए खालिस्तानी मूवमेंट को और बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने पंजाबी सिंगर्स को भी अपने साथ ले लिया है। सो इंडिया टुडे के मुताबिक पिछले साल ही मई महीने में अमृतसर पुलिस ने सिंगर करतार को एक्सटॉर्शन के लिए अरेस्ट किया था क्योंकि वह एक सिंगर खालिस्तान की आड़ में इलीगल एक्टिविटीज कर रहा था। एक्चुअली पंजाब में यह सभी सिंगर्स किसी न किसी गैंग से एसोसिएट होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती है क्योंकि हाल ही में पुलिस ने ठग लाइफ एंड गोल्ड मीडिया जैसी म्यूजिक कंपनियों को क्रैक आउट किया था जो इन गैंगस्टरों के पैसों से चल रही थी। एंड अगेन यू विल नॉट बिलीव दिस, इस गोल्ड मीडिया के साथ गुरु रंधावा, मिलन गाबा, जस्सी गिल, मिक्खा सिंह, गिप्पी ग्रेवाल और एमी विर्क जैसे बड़े बड़े सिंगर्स तक काम कर चुके हैं। सो बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब में गैंग्स के साथ एसोसिएट होते हैं जिन गैंग्स को यह आदेश होता है कि बाय हुक और बाय क्रुक उन्हें एसएफजे को पैसा पहुंचाना है। यह गैंग सिर्फ अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं जैसे मर्डर, एक्सटॉर्शन, हैकिंग, स्नैचिंग और भी बहुत कुछ। एंड नाउ यही गैंग एसोसिएट होते हैं सिंगर्स के साथ जिनके साथ काम करके कोलैबोरेशन वगैरह करके वहाँ से भी पैसे कमाते हैं। बट पूरा समझाने के बाद एक बार मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको यह भी बता दूं कि सिंगर्स का पर्सपेक्टिव क्या है। यस, हमें यह भी देखना चाहिए कि यह सिंगर्स अपनी खुद की मर्जी से भी कभी कभी काम नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि पंजाबी सिंगर्स को ऐसे थ्रेट्स अक्सर आते हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहें तो पंजाब इंडस्ट्री में काम करना काफी डिफिकल्ट और डेंजरस है। एक ऐसा ही मामला अप्रैल 2018 में भी सामने आया जिसमें गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह ने पंजाबी सिंगर परमेश वर्मा पर अटैक करके उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके फेसबुक पर अपलोड कर दिया और न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से आगे वह जब भी जिसके साथ भी एक्सटॉर्शन करता था उसे वह इसी सिंगर का वीडियो बताकर धमकाता था। इससे हम लोग यह समझ सकते हैं कि खालिस्तान तो सिर्फ एक बहाना है क्योंकि इससे कुछ आर्टिस्ट इंडिया से लेकर कनाडा तक सिखों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें कुछ लोग पिस भी रहे हैं, तो वो है पंजाब की यूथ। और हाँ, मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हर एक पंजाबी सिंगर और पंजाबी सॉन्ग खराब है, बट हाँ यह जरूर कह रही हूँ कि हमें हल्का सा अवेयर रहना चाहिए कि हम इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली किस एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं, किसे फंड कर रहे हैं। एंड लास्टली, यह हमारा वीडियो सिख भारतीयों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हिस्टोरिकली और आज ही बहुत सारे ऐसे सिख हैं जो कम्प्लीटली इंडियन हैं, जिन्होंने भारत के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं। मेरे हिसाब से ऐसे सिख्स इंडिया के नाम रोशन करते हैं और आई एम श्योर कि वो कभी भी इंडिया में अनसेफ फील नहीं करेंगे, जैसे कि आजकल काफी मेल इंडिया में अनसेफ हैं। डिड यू नो इंडिया में होने वाले 74% रेप केस फेक होते हैं। यस, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बने तो अच्छी चीजों के लिए थे, औरतों की सुरक्षा के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कई सारी औरतें इन्हीं लॉज के थ्रू इसका मिसयूज करती हैं मर्दों को फंसाने के लिए। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।